नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंदिनी है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने शादी के 2 महीने बाद ही एक बच्चे को जन्म दिया था, जबकि उस लड़की का कभी भी किसी लड़के से कोई भी संबंध नहीं था। जब ये सारी चीज़ें उसके सामने आई तो वो खुद बहुत ज़्यादा हैरान थी कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी और उसका पति उससे नफ़रत करने के बजाय उससे और भी ज़्यादा प्यार दिखा रहा था। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। अभी मेरी शादी को 2 महीने हुए थे कि मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहने लगा था। एक दिन तबीयत बहुत बिगड़ गई तो मेरी सास और मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उसने कहा कि इसकी डिलीवरी का समय आ चुका है। और जब ये बात मैंने सुनी तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मुझे लगा कि मेरा पति अमन अभी मुझे तलाक दे देगा। मगर वह मेरा हाथ थाम कर बोला, रेखा घबराओ मत, सब अच्छा होगा। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था और मुझे अभी तक नहीं यकीन था कि ये मेरा बच्चा है, क्योंकि मुझे बच्चा कैसे हो सकता है। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा हैरान परेशान थी। मैं उस बच्चे को हरगिज़ प्यार नहीं करती थी और असल में मुझे हैरानी तब होती थी जब मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती थी और रोती रहती थी। एक दिन उसका राज मालूम करने के लिए मैंने सास के मोबाइल से अपने पति को मैसेज किया और उसके बाद में मेरे पति ने वापस से जिस मैसेज का जवाब दिया, उसके बाद तो मेरे जैसे तो आसमान टूट पड़ेगा। मैं आईने के सामने खड़ी थी, अपने मुरझाए हुए वजूद को देख रही थी। मेरी आंखों के नीचे हल्की हल्की लकीरें बन चुकी थी, सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे और रंग ऐसा हो गया था जिसे देखकर मैं खुद परेशान हो जाती थी। और मैं काफ़ी मोटी भी हो चुकी थी, जबकि मेरे कमरे में लगी तस्वीरों में तो मैं पहचानने में ही नहीं आती थी। नरम नाजुक सा चेहरा, बहुत ही सुंदर आंखें, बहुत ही साफ गोरा रंग। मैं अब बहुत परेशान रहती थी क्योंकि मेरे उम्र की लगभग सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, जबकि मैं अभी तक कुंवारी थी। मेरी माँ मुझे तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहती थी। मैं आईने के सामने खड़ी थी, तभी मेरी भाभी ने मुझे आवाज़ दी, रेखा आ जाओ, चाय बन गई है, आओ सब बैठकर चाय पीते हैं। मैं भी उनके साथ में चल पड़ी। भाभी तेज़ तेज़ चलती थी और मैं थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। वो आगे निकल गई और उसने कहा कि जब से तुम्हारा भतीजा 2 साल का हुआ है ना, तब से मैं थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ चलने लगी हूँ, लेकिन तुम आ जाओ, बैठते हैं और चाय पीते हैं। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं साथ चलते हुए बोली, अंजलि तुम मुझे 6 महीने छोटी हो ना। उसने इस बात के लिए हाँ करी और उसने कहा, तुम्हारी शादी तो मुझसे 6 महीने पहले हो गई है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। और देखो, आज तक मैं अपने माँ बाप पर बोझ बनी बैठी हूँ, क्योंकि मैं लंगड़ी भी हूँ और बहुत ही मोटी और भद्दी भी दिखती हूँ। अंजलि एकदम परेशान हो गई। वह बोली, चुप करो रेखा, ऐसी बातें मत करो। भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे और तुम्हारे लिए देखना, जल्दी ही एक अच्छा रिश्ता आएगा। मैं चुप हो गई। शाम को मैं अपने कमरे में बैठी रामायण पढ़ रही थी जब मेरी भाभी भागती हुई कमरे में दाखिल हुई और बोली, रेखा जल्दी से अच्छा सा ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मैं तो भाभी की तरफ देखती रह गई। मैं बोली, भाभी मेरे लिए और रिश्ता, वो कैसे? भाभी हंसने लगी और बोली, माँ जी ने रिश्ता लेकर आने वाली आंटी से बात की थी और वही ये रिश्ता लेकर आई है। मैं बोली, भाभी क्या फ़ायदा तैयार होने का जब लड़के वाले मुझे रिजेक्ट कर देंगे। वह बोली, नाउम्मीदी वाली बात मत करो, तुम पिटोगी क्या मुझसे? देखो, सुबह हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए प्रार्थना की थी और अब रिश्ता भी आ गया है। अब भाभी हंसने लगी, और अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वह तुम्हें पसंद भी कर लेंगे, हमारी ये प्रार्थना भी सफल हो जाएगी। मैं तैयार होकर बाहर आ गई तो एक लड़का और एक आंटी बाहर बैठे थे। आंटी मुझे देखकर खुशी से उठ खड़ी हुई। उसने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, जबकि मैंने तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखा। आज मुझे पहली बार ये एहसास हुआ
कि पहली नज़र की मोहब्बत किसे कहते हैं। वो लड़का भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मेरे दिल से सच्ची दुआ निकली थी कि हे भगवान, ये लोग मुझे पसंद कर ले। तभी आंटी बोली, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, अगर आप कहें तो हम इसे अभी अंगूठी पहना दें। तभी मैंने नज़र उठाकर उस लड़के की तरफ देखा तो अब भी वो मुझे ही देखे जा रहा था। माँ बोली, अगर ये बात मेरे हाथ में होती तो यकीनन आपको अंगूठी पहनाने की इजाज़त दे देती, मगर आप तो जानती हैं ना कि शादी ब्याह के मामले मर्दों के हाथ में होते हैं। रेखा के पिताजी जब ऑफिस से आ जाएंगे तो मैं उनसे बात करके आपको फ़ोन कर दूँगी। वो लोग चले गए थे मगर मेरा दिल अभी तक बेहद धड़क रहा था। फिर ये हुआ जो हम चाहते थे। भगवान ने हम दोनों के रिश्ते की हाँ करवा दी और सिर्फ 1 महीने के बाद ही शादी की तारीख भी तय हो गई। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं सारी शादी धूमधाम से नहीं करूँगी, बल्कि बहुत ही सादगी से करूँगी, क्योंकि मैं जानती थी कि लोग मुझे देखकर हंसेंगे कि कैसी मोटी और बदसूरत है। मेरे घर वालों ने मेरी इस बात को मान लिया और बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मैंने कहा था। घर वालों ने शादी के जोड़े में मुझे विदा कर दिया और मैं अमन की दुल्हन बनकर बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद अमन भी कमरे में आ गया। वो भी बहुत खुश था। उसने मुंह दिखाई रस्म में मुझे अंगूठी पहना दी और बोला, रेखा, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। जबकि मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं था कि ये कैसे हो सकता है कि वो एक मोटी सी बेरौनक सी लड़की से शादी कर कर इतना ज़्यादा खुश है। मैं बोली, मुझे एक बात पूछनी है, आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे साथ शादी क्यों की। वो मेरे सवाल पर हंस पड़े और बोले, जाहिर सी बात है कि तुम मुझे पसंद आई, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। फिर भी मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या ये बात सच है। अमन का जवाब सुनकर मेरे मुरझाए हुए दिल को सुकून मिल जाता था। मैं बोली, मुझ में ऐसा क्या पसंद आया आपको। वो बोले, तुम्हारी सादगी, तुम जैसी हो मेरे सामने थी। तुमने खुद को मेकअप करके पर्दे में नहीं छुपाया था। मैं मुस्कुरा दी। मेरी शादी के बाद ही खूबसूरत लम्हे अब शुरू हो चुके थे। मेरा पति मुझ पर जान न्यौछावर करता था, जबकि मेरी सास तो मेरा अपने माँ बाप की तरह ख्याल रखती थी। मैं बहुत मोटी हो चुकी थी, अमन के साथ में बिल्कुल भी नहीं जचती थी। इसलिए मैंने सोचा कि डाइटिंग शुरू कर दी जाए। और मेरा पेट तो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था और मुझे लगता था कि अब मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ, इसलिए मेरा पेट भी बाहर निकलने लगा है। तो मैंने अपनी सास से कहा कि मैं डाइटिंग करूँगी, लेकिन मेरी सास ने कहा, नहीं, अगर तुम डाइटिंग करोगी पतली हो जाओगी तो अमन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगोगी। ये बात सुनकर मैं तो हैरान हो गई। खैर, हर शाम सास मेरी मुझे हमेशा कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खिलाती थी, जो कि मैं उनकी मोहब्बत समझकर खा लेती थी। और उस मीठे को खाते ही मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो जाता था। अब तो हर रोज़ ऐसा ही होता था। मेरी सास जब भी मुझे कुछ मीठा खिलाती तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता। जब तक अमन घर आते तब तक मैं दर्द से परेशान हो जाती और फिर वह सारी रात मेरे लिए जागते और मेरा ख्याल रखते। हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करना चाहते थे, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिलता। मैं इस वजह से बहुत परेशान थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सास का दिया हुआ मीठा खाऊं ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी सास पर शक होने लगा था कि वो हम दोनों के प्यार से जलने लगी थी। आज शाम को मेरी सास मेरे लिए कस्टर्ड बना कर लाई तो मैं बोली, माँ जी, मैं इसे कमरे में जाकर खा लूँगी। वो कहने लगी, नहीं, अभी मेरे सामने ही खा लो। मैंने बहाने से कहा, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है माँ जी। वो बोली, ठीक है बेटा, जब तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए तो तुम खा लेना। मैंने अपने कमरे में आकर उस कस्टर्ड को छुपा दिया। मुझे लगा था कि आज मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, मगर मेरा अंदाज़ा गलत था। मेरे पेट में दर्द शुरू हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मेरी सास मेरे कमरे में भाग कर आई और बोली, क्या बात है बेटा। मैं रोते हुए बोली, अमन को बुला लो माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तब तक अमन भी आ चुका था।
उन्होंने मेरी हालत देखी, वो जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। मेरी सास मुझे दिलासा देती रही। अस्पताल पहुंचकर मुझे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहा कि इसकी डिलीवरी का समय आ चुका है और डिलीवरी वार्ड में लेकर चलो। मैं तो हक्की बक्की रह गई और उस डॉक्टर की तरफ देखकर कहने लगी और ज़ोर से चिल्लाने लगी, ये नामुमकिन है, क्योंकि मेरी शादी को तो सिर्फ अभी 2 महीने हुए हैं। मुझे लगा था मेरा पति अमन मुझे तलाक दे देगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं गुस्से में बोली, अमन मुझे इस हॉस्पिटल से ले चलो, मुझे नहीं करवाना यहाँ इलाज। ये डॉक्टर तो बहुत पागल है, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन मेरा दर्द अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। मैं चीखने लगी। अमन ने कहा, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, सब ठीक होगा। और वो सब बाहर चले गए। मेरी डिलीवरी का वक्त शुरू हो चुका था। 2 घंटे की कोशिश के बाद मैंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, मगर मुझे अभी तक नहीं यकीन हो रहा था कि ये बच्चा मेरा है। लेकिन मेरी आँखों के सामने मैंने उसे पैदा होते हुए देखा था, इसलिए मुझे यकीन करना ही पड़ा। मैं दुख और गम से बेबस हो चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अमन का सामना कैसे करूँगी। वह शायद अब मुझे तलाक दे देगा और मेरी कितनी बेइज्जती होगी सबके सामने। यही बातें सोच सोच कर मैं रोए जा रही थी। अमन बोला कि तुम परेशान मत हो, और अमन और मेरी सास बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरी सास ने मुझे मुबारकबाद दी और बच्चा मेरे सामने करके बोली, देखो बहू, बेटा बिल्कुल तुम पर गया है, ये तो हूबहू तुम पर गया है। मैंने मुंह फेर लिया। मैं बोली, माँ जी, इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ। क्या बात है रेखा, तुम्हें किस बात का शक है? तुम इस छोटे से बच्चे के ऊपर क्यों जुल्म कर रही हो? हम घर आ गए तो मैंने अपनी सास और अमन को सख्ती से मना कर दिया कि वह मेरे सामने इस बच्चे को बिल्कुल ना लाए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी को पता चले कि उनकी बेटी ने शादी के 2 महीने बाद ही उन्हें नाना बना दिया है। तो मैंने कहा कि मेरे घर वालों को ये बात मत बताना। अमन अब भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। उनकी जगह कोई भी मर्द होता तो मुझे अब तक तलाक दे चुका होता। मेरी सास इस बच्चे को लेकर बहुत खुश रहती थी। अमन ने ही इसका नाम यश रखा था। मैंने एक बात पर गौर किया था कि जब से हमारे घर में यश पैदा हुआ था, मेरा पति हर वक्त मेरी माँ के साथ लड़ता रहता था, जबकि उसने कभी भी अपनी माँ के साथ ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की थी। जब भी यश रोता तो मेरी सास उसे मेरे पास लेकर आती और कहती, इसे चुप करवा दो, बच्चा माँ की खुशबू को तरस रहा है। मैं मुंह फेर लेती और फिर कहती, नहीं, मैं नहीं ले सकती इसे, मेरी तबीयत ख़राब है। तब मेरी सास रोने लगती और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहती, बहू मुझे माफ़ कर दो। मैं वजह पूछती तो वो कुछ भी नहीं कहती। मैं सचमुच बहुत हैरान थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब अमन ऑफिस से लौटे तो मेरी सास के बोलने की आवाज़ आने लगी। वह बहुत ऊंचा बोल रही थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो बहुत गुस्से में थी। मेरी बुढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकूं। इसकी माँ को कहो कि इस बच्चे को अगर संभालना है तो संभाल लो, नहीं हम इस बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आएंगे। तभी अमन की गुस्से से आवाज़ सुनाई दी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप अगर वो सब ना करती जो आपने किया तो यकीनन हालात इससे बहुत अलग होते। मेरी सास चुप हो गई। थोड़ी देर बाद अमन कमरे में आया। मैं थोड़ी डर गई। मुझे लगा कि वो मेरे पे भी ऐसे ही चिल्लाएंगे, मगर वो मुस्कुराकर बोले, रेखा इस गुलाबी रंग में तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी। मेरी ज़िंदगी अमन के दम से रोशन हो चुकी थी। मैं बच्चे को जन्म देने के बाद में और भी सुंदर हो चुकी थी। लेकिन अब मुझे अपनी सास पर शक हो गया था। मुझे लगने लगा मेरी सास मुझे जो हर शाम को मीठा खिलाया करती थी, कहीं उसी की वजह से तो मैंने बच्चे को जन्म नहीं दिया, क्योंकि जब से बच्चा पैदा हुआ था मेरी सास ने मुझे मीठा खिलाना बंद कर दिया। अमन ने यश के लिए एक आया का इंतजाम कर लिया था। अब ज़्यादातर यश को वही आया संभालती थी। एक शाम को मैं सोकर उठी तो आया बोली, जी मैम साहब, आपकी सास कोई पागल वागल है क्या? मैं बोली, नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो बोली, आज जब मैं सोई हुई थी तो आपकी सास
आपके पास आकर बैठ गई और रोती चली जा रही थी। बार बार वो आपसे माफ़ी मांगे जा रही थी। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो गई। अब मुझे सास पे होने वाला शक और भी ज़्यादा बढ़ने लगा और मैंने आई से कहा कि तुम इनका पूरा ध्यान रखो कि ये क्या करती है क्या नहीं करती है। वो दिन भर जो भी करती तुम मुझे बताना। वो मुस्कुरा कर बोली, जी मैम साहब, मैं तो आपकी पूरी वफ़ादार रहूँगी। खैर, अब मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला क्योंकि मुझे लगता था कि काम वाली बाई अगर उन पर नज़र रखेगी तो सारी चीज़ें मेरे सामने बहुत ही जल्दी आ जाएगी। अमन स्टडी रूम में थे। वह अपने ऑफिस के काम उसी रूम में बैठकर किया करते थे। मैंने उनके लिए चाय बनाई और वही लेकर गई। मैंने सोचा कि चलो 2 पल बैठकर अपने पति से बात कर ली जाए, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला अमन हड़बड़ा गए और उनके हाथ से छूटकर एक नीचे किताब गिर गई। मैंने उस पर नज़र डाली तो उसमें कुछ फ़ोटो थी जिसमें कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी जिसने अमन के हाथ को बहुत ही मजबूती से थामा हुआ था। इससे पहले कि मैं उस लड़की की शक्ल देख पाती, अमन ने वो फ़ोटो उठा लिए थे। मुझे एक पल के लिए शक हुआ था कि शायद मेरा पति मेरे साथ धोखा कर रहा है और ये ऐसी बात थी जिसके बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मुझ पर तो कयामत से टूट पड़ी थी। अमन जल्दी से उठा और बोला, आओ ना रेखा, मेरे पास बैठो। मगर मेरे सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था क्योंकि मेरा सर तो अब फटे जा रहा था। इस सदमे ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं उल्टे कदमों से वापस कमरे में आ गई। मैं बेहद परेशान थी और रोते हुए कब सो गई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। मैंने नींद में भी बहुत बुरे सपने देखे। हर सपने में मैंने यही देखा कि अमन मुझसे दूर जा रहा था। मैं अमन की आवाज़ सुनकर ही उठी थी और हड़बड़ा कर बैठ गई। अमन ने कहा, क्या हुआ, परेशान लग रही हो? तुम नींद में बार बार रो रही थी। मैं वैसे ही परेशान थी इसलिए कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। मैंने कहा, कोई बुरा सपना देख लिया था। अमन बोला, तुम हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। अमन कमरे से बाहर चला गया। अमन भी थोड़ा परेशान लग रहा था। मेरी नज़र पानी की जग पर पड़ी। उसमें पानी नहीं था, जबकि प्यास से मेरे गले में कांटे चुभ रहे थे। मैं भी जग उठाकर अमन के पीछे चल पड़ी, लेकिन मेरे कदम किचन से आती हुई आवाज़ सुनने को रुक गए। माँ जी अमन के साथ कुछ बात कर रही थी, जिसके जवाब में अमन बोला, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं। हाँ, मैंने दूसरी शादी की है उससे, लेकिन मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ उससे। मैं नहीं रह सकता उसके बिना। ये बातें हथौड़ों की तरह दिल पर बरस रही थी। क्या अमन ने दूसरी शादी कर ली? मेरे आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं फिर उल्टे कदम वापस लौट आई। कमरे में जब अमन वापस आया तो मुझे देखकर बोला, रेखा, जब मैं कमरे से गया था तब तुम ठीक लग रही थी और अब फिर से तुम रो रही हो। मुझे बताओ रेखा, क्या हुआ है तुम्हें? किस बात की टेंशन ले रही हो? दिल तो कर रहा था कि मैं कह दूँ, अमन, आपकी दूसरी शादी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैंने अमन से नींद की गोली मांगी और अमन ने मुझे नींद की गोली दी भी। मैंने कहा कि अभी ना ही कोई सवाल करना, ना ही कोई जवाब देना, बस मुझे सोना है। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अमन ऑफिस जा चुका था। मैं बाहर आ गई। अभी तक भी मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तभी मेरी नज़र मेरी सास के मोबाइल पर पड़ी। वो सोफ़े पर पड़ा हुआ था। मैंने वो मोबाइल उठाया और अमन के स्टडी रूम में चली गई। मैंने अमन के नंबर पर मैसेज किया, इस रेखा का क्या करना है? इस मैसेज को सेंड करने के बाद तुरंत ही मेरा दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इतनी देर में ही अमन की कॉल आ गई। फ़ोन बजने लगा तो मेरे हाथ थर थर काँपने लगे। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, मगर इतनी ही देर में फ़ोन कट गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन फिर से फ़ोन बजने लगा। जब तीसरी बार कॉल आई तो मैंने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन से अमन की गुस्से वाली आवाज़ आ रही थी, माँ, आप रेखा की जान छोड़ क्यों नहीं देती? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? अपनी पसंद की शादी की थी आपके बेटे ने। जो भी सज़ा देनी है मुझे दो, रेखा को नहीं। आपको याद है ना माँ, 2 साल पहले मैंने रेखा से मोहब्बत करके शादी की थी, यानी कि लव मैरिज।
जबकि आप चाहती थी कि मैं आपकी सहेली की बेटी से शादी करूं, लेकिन मैं राजी नहीं हुआ और आप भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि आपको अपनी सहेली की बेटी से शादी करानी है। मजबूरन मुझे रेखा के साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। मैं जब दुल्हन बनकर उसे इस घर में लाया था तो आपने हर तरह से हमें अलग करने की कोशिश की थी। हम दोनों के दरमियान बहुत गलतफहमियां पैदा की थी और जब इन सब से भी आपका जी नहीं भरा तो आपने रेखा का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि वो मर जाए। लेकिन माँ, मैं सोचता हूँ कि आपका दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है। एक जिंदा इंसान की जान लेने के लिए बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए माँ। रेखा उस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुई थी, याद है ना आपको? यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी हैरान थे कि वो बच कैसे गई, मगर वो कोमा में चली गई। और जब आपको मालूम पड़ा कि वो माँ बनने वाली है तो तब पहली बार आपको अपनी गलती का एहसास हुआ था। तब आपने मुझे सारा सच बता दिया था, याद है ना माँ? मैंने भी कई महीनों तक आपसे बात नहीं की थी। रेखा बच्चे की वजह से जल्दी ठीक हो गई थी। वो कोमा से बाहर आ गई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। वो यही समझती थी कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है और वो बुढ़ी हो रही है। इसके लिए उसके माँ बाप उसे अपने साथ ले गए थे। माँ बाप भी चाहते थे कि वो वापस से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन 6 महीने बाद जब रेखा की भाभी की कॉल आई थी कि आप रेखा को फिर से शादी करके ले जाओ, क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी भी कंवारी है और वो इसी वजह से डिप्रेशन में रहती है। उस दिन मैंने आपसे बात की थी और कहा था कि हम उसके लिए रिश्ता लेकर जाते हैं। जब रेखा शादी करके हमारे घर आई, आप उसका बहुत ख्याल रखती थी। आपने ही उसकी दवाई की जिम्मेदारी उठाई थी और उसे मिठाई में मिलाकर दवाई देती थी। अब आप फिर से लोगों की बातों में आ गई कि मैंने दूसरी बार रेखा से शादी क्यों की, जब भी आप यह भी जानती है कि शादी सिर्फ रेखा को दिखाने के लिए की गई थी। वो तो अभी तक इस सदमे में है कि शादी के 2 महीने के बाद ही उसने बच्चे को कैसे जन्म दिया। इसलिए उसने खुद को अपने सगे बच्चे से दूर कर रखा है। अमन जोर जोर से चिल्ला रहा था, जबकि मुझे उसकी ये तमाम बातें सुनकर झटके महसूस हो रहे थे। मैं लड़खड़ाकर पीछे जाकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। मुझे सारी बातें याद आ चुकी थी, सब कुछ याद आ गया था। मैं अमन से बोली, हमारा यश कहाँ है अमन? अमन मुस्कुरा दिया। मैंने पहली बार अपनी औलाद को चूमा था। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। हालांकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं था कि जिनकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हुई है मैं उन्हें माफ़ कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि हम फिर से सभी लोग खुश रहे। खैर, मैंने सास को माफ़ कर दिया और हम तीनों जने मिलकर आराम से अपनी लाइफ जीने लगे। आज की जो कहानी है वो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।